इस जगत के सारे तत्वों तथ्यों और जीवों को लेकर सूचक के रूप में काम कर रहा है। सूचना लोगों के बीच फैलाना, बताना, अनुभव बताना, घटना बताना, सामाजिक गतिविधियों को जताना, प्रशासनिक और अन्य गतिविधियों को सामने रखना, ये सारे के सारे काम हमारे इस संगठन जैसे तत्वों से संभव है। संगठन इंटीग्रेटेड सोसाइटी ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स मीडिया के भूमिका को लेकर, मीडिया की गतिविधियों को लेकर, उनके उद्देश्यों को लेकर के काम कर रहा है। और हम केवल एक संगठन की बात नहीं करेंगे, पूरे संसार में, जगत में जो तथ्य है वो है जीव और जीवों का जीवन। मैं कुछ सामाजिक बात पर भी चर्चा करना चाह रहा हूँ। आज जिस समय से हम लोग गुजर रहे हैं, वैज्ञानिक विकास इतना हो चुका है कि लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिली है, लेकिन अगर हम विचार करें तो जीवों के साथ क्या हुआ है। संसार में जीव तत्व जैसे मनुष्य हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, कीट हैं, बहुत तरह की चीज़ें हैं, उनका क्या हुआ। ना तो मनुष्य सुरक्षित है, ना ही पशु सुरक्षित है। आखिर हो क्या रहा है। हम लोग जब छोटे थे तो गांव में बैलगाड़ी बना करके सामान लाया जाता था। सामान ढोने के क्रम में बैल का उपयोग होता था, लेकिन बैलों का जीवन भी तो समाज और ग्रामीण क्षेत्रों में बना हुआ था। आज क्या हो रहा है। आज पशुओं को का कोई उपयोग नहीं है और वो सड़क पे डाल दिए जा रहे हैं। ये केवल यहाँ की बात नहीं है, पूरे हम तो देख रहे हैं कि पूरे देश में और संसार में भी जीवों का कोई महत्व नहीं रह गया है। जगत अभी बहुत सारे अच्छे उद्देश्यों को लेकर काम नहीं कर पा रहा है। जगत से जुड़े हुए लोगों को, जीवों को जो सुरक्षा मिलनी चाहिए, जो संरक्षण मिलनी चाहिए, वो नहीं हो रहा है। हम मनुष्य हैं और मनुष्य सामाजिक जीवन जी रहा है। सामाजिक जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए नैतिक, धार्मिक, व्यावहारिक बातों की जानकारी और अच्छे कार्य बताए जा रहे हैं। हम लोग बहुत सारे चीज़ों से जुड़े हुए हैं, लेकिन इंसान को केवल इंसानियत के लिए काम करना चाहिए, यह सही नहीं है। इंसान को जीवों के हर एक प्रकार पर भी ध्यान देना चाहिए। जगत केवल इंसानों का नहीं है, जगत सभी प्रकार के जीवों का है। जब हम अपने सुविधा के लिए बात करते हैं तो हमारी सुविधा सारे जीवों की सुविधा से जुड़ी हुई है। मुझे थोड़ा क्षमा करेंगे,
मैं थोड़ी व्यस्तता की वजह से ज़्यादा देर मैं बात नहीं कर पाऊँगा। मेरी बात यहीं पर समाप्त करने का मैं अनुरोध करता हूँ। मुझे कहीं से बुलाया जा रहा है, मुझे क्षमा करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ए के पोद्दार जी आपका, और आप हमारे कार्यक्रम में आए। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपने आईएसएमपी इंटीग्रेटेड सोसाइटी ऑफ मीडिया प्रोफेशनल लखनऊ के चेयरमैन श्री चंद्रशेखर जी से दरख्वास्त करूँगा कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएँ और अपने विचार हमारे समक्ष रखें। चंद्रशेखर सर। जी देवेंद्र जी, आज के भारतीय संस्कृति के प्रभावशाली माध्यमों की कड़ी में जो दूसरी विषय वस्तु है, आज जगत का रखा गया है। इस संबंध में अलग अलग विषयों के अलग अलग हमारे जो विद्वान व्याख्याता हैं उनको बुलाए जाने की शुरुआत की गई थी, जिसकी पहली कड़ी में संस्थान के चेयरमैन के रूप में मैंने स्वयं इसको संपादित किया था। अब चूंकि जगत एक व्यापक शब्द है, इसकी व्याख्या थोड़ी मुश्किल तो जरूर है, और सखेद ये सूचित करना पड़ रहा है कि आदरणीय प्रोफेसर अशोक कुमार पोद्दार जी, जो कि एक खुद समाज सेवक, सामाजिक विषयों पर लगातार चिंतन करने वाले व्यक्तित्व हैं, और वो जमालपुर पीजी कॉलेज में बतौर प्रोफेसर वाणिज्य संकाय में सेवारत भी है। अचानक वो किसी काम से चले गए हैं, जिसके कारण हम अपना ये व्याख्यान माला थोड़ा अप्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे साथ श्री अनुराग कश्यप जी जुड़े हुए हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आप नोएडा से हैं। पहली कड़ी में हमने ब्रह्म पर व्याख्यान दिया था। ब्रह्म ब्रह्म शब्द में सारा सब कुछ समाहित रहा है, जिस पर मैं पुनः कुछ नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन जो भी जगत से संबंधित बातें हैं, वो ब्रह्म का ही एक अविभाज्य अंग है। जगत का अर्थ ये है कि इसमें पृथ्वी पर रहने वाला, दिखने वाला, उपस्थिति दर्ज कराने वाला हर कोई, जिसमें जीव हो या निर्जीव हो,
वनस्पति, कीट वर्ग, विषाणु वर्ग, जीवाणु वर्ग, मनुष्य का समाज, अन्य जंगली प्राणियों का समाज, नदी, समुद्र, पहाड़, आकाश, वायु, जल, अग्नि, भूगर्भ में छिपे हुए जितने भी तत्व हैं, पदार्थ हैं, वो सब कुछ इस जगत के हिस्सा है। हम इस पर बात नहीं करेंगे कि जगत की उत्पत्ति कैसे हो गई, क्योंकि ये सर्वविदित है। ये जो ब्रह्मांड, जो पहले अग्नि का एक जलता हुआ विशाल गोला था, उसमें जब विस्फोट होता है, उसके बाद से पृथ्वी अस्तित्व में आती है। धीरे धीरे करोड़ों साल में जब विस्फोट के पश्चात सारा बिखरा हुआ अवयव जब शांत होता है, स्थिर होता है, तब उसमें पृथ्वी का एक हिस्सा और 9 हिस्सा जल के रूप में सामने आता है। जल ही जीवन है, जल ही जीवन का मुख्य आधार है। जल से ही एक कोशीय जीवों का जन्म हुआ, तत्पश्चात बहुकोषीय जीवों का भी आगमन होना, ये क्रमिक विकास का सिद्धांत है। तो इस आधार पे मनुष्य बना और अन्य सारे प्राणियों का निर्माण हुआ, रचना हुआ, उद्भव हुआ, अस्तित्व में आए। इसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण ये है कि कभी कभी जगत को नश्वर कहा जाता है, जगत को क्षणिक आनंद का उत्सव कहा जाता है। लेकिन जो कुछ भी इस जगत में, इस पृथ्वी पर जो ये घटित हो रहा है, एक मनुष्य के रूप में उसका अपना परिवार है, उसके संगठन है, उसके रिश्ते नाते हैं, संबंध हैं, और घर परिवार है, और उसके सामाजिक कार्य हैं। तो मनुष्य जन्म से लेकर अपने मृत्यु तक अपनी विभिन्न जिम्मेदारियों को निभाता है, हंसते हुए, खेलते हुए, रोते हुए, गाते हुए, तमाम तरह के उत्सवों को मनाते हुए वो जीवन जीता है। और इस जगत में मानव में वो अच्छाई है जो बहुत सारी अच्छी चीजों को प्रतिष्ठापित कर सकता है, और किया भी है। और जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों से इस जगत को उसने नुकसान भी पहुंचाया है। तमाम तरह के सामाजिक संगठनों में, सांस्कृतिक व्यवहारों में, कार्यों में व्यवधान, अवरोध, विखंडन भी करता रहता है।
और उसी के ऊपर मनुष्य जिस जगत में है, जिस पृथ्वी पर रहता है, वह एक ऐसे पर्यावरण से घिरा हुआ है, अपने चारों तरफ के ऐसे आवरण से घिरा हुआ है जो उसको सुरक्षा और जीवन जीने के तमाम उपायों को उपलब्ध कराता है। जंगल हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, खनिज पदार्थ हैं, कृषि उपज है, वो तमाम तरह की सुविधाएं हैं जिससे आदमी का जीवन सुगम, सरल और सुखमय होता है और मनुष्य तथा प्रकृति के बीच एक सुंदर, रचनात्मक, सार्थक संबंध भी विकसित करने का अवसर देता है। तो ये जगत भले ही नश्वर है उन जीवों के लिए जिनका जन्म हुआ है और उनको एक नियत अवधि में यहाँ से सदैव के लिए प्रस्थान कर जाना है। तो नश्वर उनके लिए है जिनको जीवन का यथार्थ मालूम है, एहसास है कि जीवन स्थायी नहीं है, अमरता को प्राप्त नहीं है, वो कभी न कभी अवसान होगा। दूसरी तरफ जगत एक अनमोल उपहार है प्रकृति का हमारे लिए, खास तौर से मनुष्यों के लिए। मनुष्य ही वो केंद्र बिंदु में है। वह चाहे तो इन प्रकृति जीवों के साथ वो अपना संबंध रचनात्मक बना सकता है, उसको सुधार कर रख सकता है, बचा कर रख सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि वह मनुष्य सब चीजों से खिलवाड़ कर रहा है। प्रकृति ने जो उसे अमूल्य उपहार दिए हैं, जिनके बूते उसकी जिंदगी आसान बनती है, वो खुद ही उसके मार्ग में, अपने मार्ग में रोड़ा अटकाता है। कभी नदियों के पानी को गंदा करता है, तमाम तरह के अनियोजित विकास के चलते, औद्योगिक गतिविधियों के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड से लेकर तमाम खतरनाक गैसों का उत्पादन इन उद्योगों से होता है। और जंगलों की कटाई बेतरतीब, अनियंत्रित ढंग से करता है। खनिजों को बेहिसाब, असीमित तौर पर खनन करता है। और इसके मूल कारण में जगत, एक जो सुंदर जगत है, उस पर भार है जनसंख्या का बढ़ना। दिन दूना रात चौगुना के दर से जनसंख्या की वृद्धि होना इस सुंदर जगत को विकृत करता है। तो सारी समस्याओं का जड़ इस जगत के जितने भी प्राणी हैं, उसमें सर्वाधिक उत्तरदायी मनुष्य है। और मनुष्य ही वो केंद्र बिंदु में है
जो खुद को सुधार कर और अपने आस पड़ोस के लोगों को सुधार कर समाज को सुधारने का कार्य कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। वो एक मनुष्य की बड़ी अनोखी परिभाषा भी है, जो पूर्व परिभाषाओं में है, जो अपने दो पैरों पर खड़ा होकर चल सकता है, जो बोल सकता है, जो सुन सकता है, समझ सकता है, सारी बातों को, चीजों को, तमाम तरह की नई चीजों को, जानकारियों को, जिज्ञासाओं को खोजने की क्षमता भी रखता है। तो इसीलिए इन सब खूबियों के कारण और उसका सिर भी अन्य प्राणियों की तुलना में बड़ा होता है, बड़े आकार का होता है, इसलिए वो सूचनाओं को आसानी से संग्रहण कर पाता है, विश्लेषण कर पाता है और कोई निष्कर्ष तक पहुंच पाता है। तो ये जो मनुष्य है, मनुष्य सबसे विचित्र प्राणी है, क्योंकि इसमें खूबियां और अच्छाइयां दोनों विद्यमान हैं। और हम जानते हैं कि जब तक मनुष्य में सद्गुणों का विकास नहीं होगा, जब तक उसके घर से, जब तक संस्कारों को, संस्कार का मतलब क्या है? संस्कार का मतलब है अच्छे कार्यों और बुरे कार्यों की पहचान कराना, उनमें भेद बताना और अपने जन्म लेते हुए शिशु को और बड़े होते हुए तक उसमें वो संस्कार आवेशित करना, प्रवाहित करना, सिखाना, बताना, ये सब घर से होता है। इसकी जरूरत है कि जब तक मनुष्य विचार से सुंदर नहीं बनेगा, उसका व्यक्तित्व इस तरह का निर्माण नहीं होगा, तब तक जगत की सारी जो वस्तुएं हैं, जो चीजें हैं, जो घटक हैं, वो बुरी तरह से प्रभावित होती रहेंगी। इतने विकास के बावजूद इसको हम तथाकथित विकास ही कहेंगे, क्योंकि विकास का पैमाना आदमी सिर्फ और सिर्फ केवल आर्थिक स्तर से ही मापने की कोशिश करता है, जो कि नितांत गलत है। विकास का मतलब है ऐसा विकास जिसमें आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और चारित्रिक स्व का विकास, अपने आत्म का विकास, ये जब तक नहीं होगा तब तक इसको समग्र विकास नहीं कहा जा सकता। तो जगत उस वक्त सुंदर होगा, भले ही ये जीवन नश्वर है, जगत जी का किसी के लिए जंजाल बन सकता है, बनता है, या जगत किसी के जी के लिए सुख का संसाधन बनता है। तो जगत बुरा नहीं है। जो कुछ सृजन है, जो सृजनकार है, जिसकी ये रचना है, उसने हम मनुष्यों को एक अनमोल उपहार दिया है और इस जगत को संभाल कर रखने, संवारने, सजाने की जिम्मेदारी ये मनुष्यों के ऊपर है। तो दोस्तों, हम मनुष्य के नाते संकल्प लें
कि मनुष्य और जगत के जितने भी घटक हैं उनके बीच एक वैज्ञानिक, तर्कसम्मत और विवेकपूर्ण संबंध बने रहें, तभी जगत का कल्याण है और इस मनुष्य समाज का, प्राणी जगत का, वनस्पति जगत का, अन्य जीवों का विकास संभव है। संतुलित संबंध, संतुलित कार्य, संतुलित विचार, न उग्रता अधिक न नम्रता अधिक, मध्यम जीवन जीने वाले अधिक सुखी, संतुष्ट होते हैं। यही मूल मंत्र है कि हर व्यक्ति का जैसे दिल धड़कता है तो मध्यम होना चाहिए, उच्च स्तर पर है या निम्न स्तर पर दिल धड़कता है तो उसके सेहत के लिए खतरनाक है। उसी तरह से हमारी अर्थव्यवस्था है, वित्त प्रबंध है, उसमें भी अतिशय मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन, ये खतरनाक है। ये बीच का रास्ता होना चाहिए कि मुद्रा का प्रसार संतुलित हो। तो ये जो बीच का रास्ता है ये जीवन के हर क्षेत्र में काम आता है। मित्रों, आज बस क्योंकि हमें जगत पर बात नहीं करनी थी, हमारे सम्माननीय प्रोफेसर अशोक कुमार पोद्दार जी को बात करना था, लेकिन ये हो नहीं पाया, अधूरा रहा। तो अभी हमारे सामने दिख रहे हैं डॉक्टर रितेश चौधरी जी और अनुराग कश्यप जी। मैं रितेश चौधरी जी से अनुरोध करूंगा तो अपना भी इस जगत पर अपना व्याख्यान दें। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर आपका। चंद्रशेखर जी नमस्कार। जी जी, जैसा कि चंद्रशेखर जी ने बोला, मैं डॉक्टर रितेश चौधरी जी से आग्रह करूंगा कि आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और आज के कार्यक्रम पे अपना अपना विचार रखें। चंद्रशेखर जी, अनुराग जी और देवेंद्र जी, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। चंद्रशेखर जी, हमने पिछली परिचर्चा में भी इसी तरह के विषयों को लेकर बातचीत की। आज हम जगत को लेकर बातचीत कर रहे हैं। आपके विचारों को सुन रहे हैं तो मुझे लगातार एक चीज़ अपने मन में एहसास हो रहा है कि कई बार जीवन को जब हम जी रहे होते हैं तो हम उस दृष्टिकोण से चीज़ों को देखते, सुनते, समझते नहीं है। सहज भाव से वो चीज़ें चली आती हैं, एक वृत्ति है सामाजिक हमारी, और हम इन चिंतनीय विषयों की ओर उस तरीके से ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन इसके पीछे मुझे एक बड़ा कारण ये भी लगता है कि शायद हम उन चीज़ों को अगर नहीं देख सुन समझ रहे हैं या उन विषयों के प्रति अज्ञानता रखते हैं तो उसका कारण ये भी है कि कुछ विषयों के प्रति जो समझ है वो समय के साथ ही हमारे जीवन में आती है। ये काल क्या है, जगत क्या, आप निरंतर पिछले मैं लगभग 1 साल से आपके लिंक्डइन की पोस्ट पे देख रहा हूँ कि आप काल को लेके लिख रहे हैं, व्हाट्सएप पे उन संदेशों को साझा करते हैं। मैं समय हूँ, है ना, समय की आप व्याख्या कर रहे हैं। मैं तो बहुत छोटा था जब महाभारत में
महाभारत धारावाहिक शुरू होता था, उसमें शुरू में एक शिव की प्रतिमा के पीछे ब्रह्मांड दिखाया जाता था और इस बात को कहते थे कि मैं समय हूँ। तो समय की व्याख्या, समय वर्तमान में कैसे नाच हमें नचाता है, सारी चीज़ों को हम देखते थे। तो आपने इस विषय पर बोलने के लिए कहा है तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मैं इस विषय में मेरा जो समझ है, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो अल्प है, बल्कि मैं तो कहूँगा वो शून्य है। तो मैं आपके प्रति अपना आभार और साधुवाद व्यक्त करता हूँ और आपके विचारों को सुनकर मुझे लगता है कि मैं जो कुछ भी कहूँगा वो बहुत ही छोटा और निचले स्तर पर होगा। तो मैं देवेंद्र जी से आग्रह करूँगा कि वो इस विषय पर बातचीत करने के लिए अनुराग जी को आग्रह करें, अनुराग कश्यप जी से। नमस्कार देवेंद्र जी। धन्यवाद, धन्यवाद सर आपका। मैं दरख्वास्त करूँगा अनुराग कश्यप जी से कि वो इस विषय पे अपने विचार रखें। अनुराग जी। धन्यवाद देवेंद्र प्रजापति जी। मैं सबसे पहले ISMP लखनऊ के चेयरमैन और हमारे चिंतक, विचारक और हमारे पूजनीय मिस्टर चंद्रशेखर सर को अभिनंदन करता हूं और हमारे साथ रिचेश चौधरी सर भी हैं, उनको भी मैं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज का विषय जगत पे आज बात करने के लिए हमें भी बोला गया है और मैं जब से सुन रहा था और इनसे पहले अशोक पोद्दार सर को सुना। सर, जैसा कि आपने कहा कि इस पे आप इन लोगों, इतने बड़े आदमियों को सुन के मैं इन पे क्या बोलूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मगर फिर भी अगर आपने मुझे बोलने का मौका दिया है तो मैं जगत को जितना मैं समझता हूं, मुझे बस ज्योग्राफी यानी कि भौतिक जगत जो दिखता है मेरे सामने, पृथ्वी, जल, आकाश और जितने भी जीव जंतु हैं, जो चीज जागता हुआ है, और एक वर्गीकरण जगत, हिंदी जगत, विज्ञान का एक संख्या है, उसको भी जगत के रूप में देखते हैं। तो मुझे सर बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं बोल पाऊंगा मैं, मगर मैं इतना कहूंगा कि आप लोग को सुन के मुझे भी अच्छा लगा और हमेशा आप लोगों की जो भी चीज आप लोग इस माध्यम से, इस संस्था के माध्यम से जो भी कुछ भी आप लोग इस माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, उससे ज्ञान बढ़ता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं देवेंद्र प्रजापति जी से मैं आग्रह करूंगा कि मुझे आज के लिए क्षमा करें और मैं, ये मेरी पहली व्याख्या है और कहीं पे प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो मेरी आवाज भी इधर उधर हो रही है, तो मुझे क्षमा करिए और मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। देवेंद्र प्रजापति जी। जी, धन्यवाद अनुराग जी आपका। और जैसा कि आज के कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ चले हैं और मैं दरख्वास्त करूंगा डॉक्टर रितेश चौधरी जी की कि वो आज के कार्यक्रम के समापन के लिए धन्यवाद प्रस्तुत करें और आज के कार्यक्रम के समापन की घोषणा करें। देवेंद्र जी शुक्रिया। देखिए, चंद्रशेखर जी का जो व्यक्तित्व है, मैं इंटीग्रेटेड सोसाइटी और मीडिया प्रोफेशनल से इतर भी उन्हें पहले जान रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि वो निरंतर एक ऐसे विषयों के प्रति जिनके प्रति अब समाज उस तरह से चिंतन नहीं करता है, चाहे वो हमारे किसी भी विषयों से संबंधित सामाजिक लोग हों या ब्रह्म और ईश्वर से जुड़े हुए विषय हों, मतलब चाहे आप सामाजिक दृष्टिकोण ले, चाहे आध्यात्मिक दृष्टिकोण ले, उस पर लगातार विचार गोष्ठियों का आयोजन कर रहे हैं और हमारे जैसे लोग उससे जुड़कर निश्चित ही एक ऐसे ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं जो सहज जीवन में हमें मिलना असंभव सा प्रतीत होता है। तो मैं उनका साधुवाद करता हूं और आज के कार्यक्रम में उन्हें अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं अनुराग कश्यप जी को कि वो आज हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़े और 2 शब्दों के तौर पर ही सही अपनी वाणी को सुनाया। और देवेंद्र जी जिस तरह से निरंतर कार्यक्रम का संचालन और इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित करने में अपनी पूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, वे भी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम में सभी उपस्थित जो हमारे मेहमान हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं और हमारी संस्था के चेयरमैन श्री चंद्रशेखर जी के अगर आदेशित करें तो मैं आज के कार्यक्रम की समापन की घोषणा करता हूं। जी रितेश जी
आदेश आप करें सर, सभी का आदेश आप करें। सभी का धन्यवाद, हार्दिक आभार। इस तरह के कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति लगातार बनी हुई है, जिसका संस्था आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है और आपको सूचित कर रहा हूँ, आप स्वागत करिए हमारे श्री अनुराग कश्यप जी का। उन्होंने बड़ा अल्प समय में ही परिचय हुआ, संस्था से जुड़े और उन्होंने नोएडा डिस्ट्रिक्ट गवर्निंग बॉडी ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए चेयरमैन पद का मेरा आग्रह स्वीकार किया है। आपको बधाई है, आपका स्वागत है संस्थान में और उम्मीद है कि हम लोग साथ मिलकर चलकर एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।